हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ आपकी बायोलॉजी की क्लास 10th की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो कल इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था वो हमने शुरू किया था उत्सर्जन तंत्र। मैंने उसकी उत्सर्जन की परिभाषा बता दी थी, आपको नेफ्रॉन्स के बारे में बता दिया था और पूरा उत्सर्जन तंत्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था जिससे कि आप समझ सकें कि किस प्रकार से जो है हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन का कार्य होता है। और हमने किडनी यानी कि वृक्क की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों के बारे में पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं या नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी किडनी की संरचना थी। ये हमारी किडनी होगी जो कि बीन शेप में होती है, यानी कि सेम के बीज के शेप में होती है। इसके अंदर बहुत सारी इस प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती थी? मैंने बताया था नलिकाएं पाई जाती थी। इन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। और यही जो नेफ्रॉन्स हैं, एक नलिका की ये पूरा नेफ्रॉन है और ये जो संरचना मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, ये एक नलिका की संरचना है। इसी के ऊपर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। मैंने कल भी बताया था कि मेल प्रेग्नेंट ट्यूब्यूल के ऊपर कुछ इस प्रकार से कप शेप में होती है और ये पूरी संरचना आपकी जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये पाई जाती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी वृक्क नलिका जो है वो कार्य करती है, फिल्ट्रेशन का कार्य किस प्रकार से करती है। तो आइए पहले इस वाले डायग्राम को हम समझते हैं। मैंने कल कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए थे आपको, जैसे कि नेफ्रॉन्स हो गया, हेनले लूप हो गया, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ हो गया और ये हमारा बाउमन संपुट। कुछ इस प्रकार से मैंने कुछ संरचनाएं आपको लिखाई थी। तो आइए आज समझते हैं कि वो हैं क्या। तो यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि ये हमारा क्या है। ये हमारा पूरा बाउमन संपुट है जो मैंने कल बताया था कि कप शेप में होता है। किस शेप में होता है? कप शेप में होता है। और इस बाउमन संपुट के से एक अविवाहित धमनिका निकलती है जिससे रक्त जो है इसके अंदर एंटर करता है। इस वाली धमनिका से ब्लड हमारा, रुधिर हमारा इसके अंदर एंटर करता है, यानी कि आता है। और उसके बाद ये जो पतली वाली अपवाही धमनिका है ये पतली होती है। इसकी अपेक्षा ये वाली धमनिका जो होती है वो पतली होती है। और इसके अंदर क्या होता है? हमारा केशिका गुच्छ होता है, गुच्छे के समान होता है, बंच बनाता है। वो क्या होता है? हमारा केशिका गुच्छ। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो पहले ब्लड जो है यानी कि रुधिर जो है हमारा अभिवाहित धमनिका से इसके अंदर केशिका गुच्छ के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं यह जो आने का जो मार्ग है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? अपवाही धमनिका की अपेक्षा, जिस कारण से जितना रक्त इसके अंदर आया, अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसमें है, उसको मैंने इसके अंदर डाला। एक पाइप है, आपने उसके अंदर डाला। अब ये वाली पाइप है जो वो चौड़ी है, लेकिन ये वाली पाइप जो है वो पतली है। तो अगर आप किसी चौड़ी पाइप में पानी डालेंगे तब उतना पानी जाएगा जितनी चौड़ी है, लेकिन जब निकलने का आपका रास्ता है जो पतली वाली पाइप है उससे उतना पानी नहीं निकल पाएगा बाहर जितना आपने इस वाली पाइप से यानी कि चौड़ी वाली पाइप से डाला हुआ था। तो इस वाले पाइप से जितना रुधिर इसके अंदर जाएगा उतना रुधिर बाहर नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होता है? इसके अंदर इसका गुच्छ के अंदर दाब बढ़ जाता है। क्या दाब बढ़ जाता है? रुधिर दाब हमारा बढ़ जाता है, जिस कारण से अब यहाँ पर जो रक्त है इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व भी हैं। वो क्या होते हैं? वो छन कर कहाँ चले जाते हैं? वो छन कर यहाँ पर छनने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये जालनुमा संरचना होती है। यहाँ पर केशिका गुच्छ के अंदर छनने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? हमारे इस वाले बाउमन संपुट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इस वाले कप शेप बाउमन संपुट में चला जाता है छनने के बाद। अब ये इसके अंदर चला गया छनने के बाद। अब जो छना हुआ प्रोडक्ट है वो इसमें रह जाएगा, लेकिन छनता क्या है और क्या नहीं छनता हमें ये भी समझना होगा। तो जैसे छना कुछ चीज़ें, तो जो प्रोटीन होगा और जो रुधिर कणिकाएं होंगी वो हमारी छनती नहीं हैं।
तो वो ब्लड के साथ आगे बढ़ जाती है। तो जो छनी हुई चीज़ें रहती है उसके साथ क्या रहता है, जैसे यूरिक एसिड रहता है, यूरिया रहता है द्रव में, मैं द्रव की बात कर रही हूँ जो यहाँ पर आया है, यूरिक एसिड रहती, यूरिया रहती, और कुछ में पोषक पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, कुछ मात्रा में लवण हो गया, तो ये सारी चीज़ें इस नलिका में आ जाती हैं। अब ये क्या है, ये दो भागों में बटी हुई है, एक हो गई हमारे समीपस्थ नलिका, एक हो गई दूरस्थ कुंडलित नलिका, एक हो गई समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरी हो गई दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है ये इस बाउमंस के पास में है, ये थोड़ा दूर है, और इसके बीच में ये जो मुड़ी हुई संरचना है आपकी, ये क्या कहलाती है, हेनले लूप कहलाती है, जो एक लूप का निर्माण कर रही है। तो क्या हुआ, अब जो ये पोषक पदार्थ से युक्त जो द्रव हमारी नलिका में आ गया, चौड़ी वाली नलिका में आ गया है, ये क्या करेगा, ये जो पतली वाली धमनिका है ये इसको घेरे हुए रहती है चारों तरफ से। तो ये क्या करती है, ये जो नलिका है ये जो पोषक पदार्थ है जैसे ग्लूकोज हुआ और कुछ भी जो भी पोषक पदार्थ है तो उनको अवशोषित कर लेती है और छनकर इस वाली नलिका में चली जाती है, जो पतली वाली नलिका है इसमें चली जाती है छनकर। अब इसमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं रह गए आपके, इसमें कौन सा द्रव जाएगा, ऐसा द्रव जाएगा जो कि वेस्ट है, एक तरह से हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, जिसका हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो इस वाली धमनिका में चला जाएगा, उसके बाद ये होते हुए रास्ते से अपने इस संग्राहक नलिका में चला जाता है। संग्राहक नलिका जो होती है यह मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, और मूत्र वाहिनी से होकर के मूत्र मार्ग से वह यूरिन में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये थी हमारी एक वृक्क नलिका की संरचना। आइए हम देखते हैं इसकी कार्यविधि किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले में हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया बाउमन संपुट। बाउमन संपुट के दो भाग होते हैं, बाउमन संपुट या कैप्सूल कहते हैं इसे। ये दो भागों में होते हैं, एक दूरस्थ कुंडलित नलिका और दूसरा हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो पास में होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, और जो दूर में होती है वो क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, जो हेनले लूप के द्वारा बटी होती है। और दूसरा हमारा हो जाएगा हेनले लूप, जो कल भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा। हेनले लूप होता है, हेनले लूप क्या होता है, ये दो खंडों में बटा होता है। ये हो गया हमारा आरोही खंड, आरोही खंड, और ये हो गया अवरोही खंड, अवरोही खंड। तो ये भी दो भागों में बटी है, आरोही खंड और अवरोही खंड, अवरोही खंड। और सबसे पहले हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारा रह गया था, नेफ्रॉन्स क्या होती हैं, हमारी जो नलिकाएं होती हैं ये नेफ्रॉन्स होती हैं, उन्हें नेफ्रॉन्स या नलिकाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये पॉइंट है ये है कि नेफ्रॉन्स या नलिकाएं जो होती हैं, नेफ्रॉन्स हमारे उत्सर्जन या वृक्क की कह सकते हैं, हमारी वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इकाई होती है।
तो हमने देखा कि नेफ्रॉन्स की परिभाषा क्या है। नेफ्रॉन्स हमारे वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, और मैंने कल भी बताया था इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, या 10 लाख से अधिक पाई जाती हैं, या मिलियंस में भी इनकी संख्या होती है, और ये पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है जबकि महिलाओं में इसकी अपेक्षा कम पाई, क्योंकि किडनी का वजन जो होता है वो पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, कल भी मैंने बताया था। तो ये हमारा हो गया हेनले लूप, हमारा हो गया जो है बाउमन्स कैप्सूल। और ये जो बाउमन्स कैप्सूल रहता है, कल उस दिन बताया था मैंने, केशिका गुच्छ इसके अंदर होती है। केशिका गुच्छ जो है ये छन्ने का काम करती है, और अभी मैंने इसके पहले आपको प्रोसेस भी समझाया। तो आइए इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको लिखना कैसे है, कि ये हम, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर दिलवाता है। तो आइए हम देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो पहले हम इस प्रकार से जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी विधि लिखेंगे। सबसे पहले रुधिर, जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है ऐसे तत्व भी उसमें मौजूद होते हैं। रुधिर अभिवाही धमनिका से किस में आता है? केशिका गुच्छ में आता है। केशिका गुच्छ में आता है, और जिस मार्ग से यह आता है, जिस मार्ग से यह आता है वह जाने वाले मार्ग की अपेक्षा, या जिससे ब्लड जो है वापस जाएगा, वापस जाने वाले मार्ग की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जब आने वाला मार्ग जो है वो चौड़ा है तो जाने वाला मार्ग यहाँ पर पतला है, जिससे क्या होगा, प्रेशर जो है या फिर दाब जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कम मात्रा में रुधिर बाहर जाएगा, जिसके फलस्वरूप रुधिर दाब, जो केशिका गुच्छ है इसके अंदर रुधिर दाब बढ़ जाएगा, रुधिर दाब बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है यानी कि ये जो द्रव आया था अभी, ये छनकर किस में चला जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल में। किस में चला जाएगा, बाउमन्स संपुट में। अब यह रुधिर या द्रव कह सकते हैं छनकर बाउमन्स संपुट में चला जाएगा, संपुट में चला जाएगा। तो आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, बाउमन संपुट में चला जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आने के बाद जब इसमें रुधिर आ गया आपका, तो सारी चीज़ें जो है वो नहीं छन पाती हैं, जैसे कि हमारा क्या है, प्रोटीन और रुधिर कणिकाएं द्रव के साथ रह जाती हैं, द्रव के साथ रह जाती हैं।
और छने हुए द्रव में, छने हुए द्रव में जैसे हमारा हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और इसके साथ कुछ पोषक पदार्थ भी रह जाते हैं जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज आदि रह जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये जो ग्लूकोज वगैरह ये रह गया है, मैंने बताया था अभी इससे पहले कि ये क्या करता है, ये आगे बढ़ता है और ये जो घेरी हुई संरचना है यानी कि जो पतली वाली नलिका है, ये क्या करती है, यह इसको जो पोषक पदार्थ हैं अब ये क्या करेगी, इसकी वॉल्स जो होती है इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेंगी। क्या अवशोषित कर लेंगे? जो हमारा पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, इसको अवशोषित कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है इसको। क्या होगा, अब जो पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ क्या होगा, पोषक पदार्थों को ये जो हमारी नलिका है इसकी वॉल, नलिका की भित्ति, नलिका की भित्ति अवशोषित करके, शोषित करके किसमें भेज देती है, आपकी ये जो पतली वाली नलिका है, पतली वाली नलिका में भेज देती है, जो सकरी होती है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, पतली नलिका में भेज देती है, भेज देती है। तो अब क्या करेगी, अब ये जब इसने पोषक तत्व तो सारे इसमें भेज दिए तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ले जा करके, यहाँ से आ करके पूरी ये क्या करेगी, हमारी बॉडी में उसको संचार करने का कार्य करेगी, यानी कि अब इसको फैलाने का कार्य करेगी। पोषक तत्व तो हमारा शरीर ले लेगा, लेकिन अब इसके अंदर क्या बचा, अब इसके अंदर क्या बचेगा, हमारा सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। क्या बचेगा? चौड़ी धमनिका में, चौड़ी धमनिका में अपशिष्ट पदार्थ रह जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ से युक्त तरल या द्रव रह जाएगा, रह जाएगा, जो धीरे धीरे यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में बदलता रहता है, बदलता रहता है। और यूरिन में अब ये बदल गया क्योंकि इसमें यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह होता है, तो अब क्या होगा, ये कहाँ पर चला जाएगा, ये संग्राहक नलिका में चला जाएगा, संग्राहक नलिका में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये जो ये चेंजेस हुए हैं, अब यह द्रव, अब यह वेस्ट द्रव या फिर अपशिष्ट द्रव, अपशिष्ट द्रव संग्राहक नलिका में चला जाएगा, आपकी संग्राहक नलिका में चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब ये संग्राहक नलिका में चला गया, तो संग्राहक नलिका जो हमारी होती है ये मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तो जो संग्राहक नलिका होती है, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका यूरिन को मूत्र वाहिनी में भेजती है, मूत्र वाहिनी में भेजती है। वह यूरिन मूत्र मार्ग से
बाहर या शरीर से उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे इस डायग्राम को बनाना है, और ये डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में आ गया कि आप एक वृक्क नलिका का डायग्राम बनाइए या फिर उत्सर्जन को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, और लिखना किस प्रकार से मैंने वो भी आपको समझा दिया। आइए देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था नेफ्रॉन्स के बारे में। अब देखते हैं कि इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। जो हमारी किडनी होती है ये क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या कार्य करती है। तो ये क्या करती है, ब्लड के पीएच को यानी कि रुधिर के पीएच को जो है वो नियंत्रित करती है, यानी कि एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय चीज़ों को मेंटेन करती है, मीडियम को मेंटेन करके रखती है। और जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व यानी कि अधिक पोषक तत्व, हमारे बचे हुए पोषक तत्व जो रह जाते हैं उन्हें ऊतक द्रव में निष्कासित करने का कार्य करती है किडनी जो हमारी होती है। उसके बाद ये निस्यंदन से पुनः जल, ग्लूकोज और लवण को अवशोषित करता है, और निस्यंदन की प्रोसेस से क्या करता है ये ग्लूकोज सॉल्ट, मैंने भी वहाँ डायग्राम में भी आपको बताया था कि अवशोषण का कार्य करता है। उसके बाद ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बैलेंस करने का यानी कि संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब हमने देखा था कि क्षमता है जो हमारा रुधिर होता है उससे जाके वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो वो होता किस प्रकार से है, किस क्रिया से, आइए देखते हैं। पहला हो गया हमारा परानिस्यंदन, दूसरा हो गया चयनात्मक पुनः अवशोषण, तीसरा हो गया श्रावण। तो जो परानिस्यंदन था मैंने बताया, जब वहाँ मोटी वाली धमनिका से आता है हमारे ब्लड हमारे केशिका गुच्छ में, तो वहाँ पर क्षमता है, दाब कम होता है, तो वहाँ पर क्षमता है रुधिर। उसके बाद हमारे बाउमन संपुट में चला जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब क्या होगा, ये क्या है जो मैंने बताया था वहाँ पर कि उसमें से कुछ पोषक पदार्थ भी चले जाते हैं बाउमन संपुट में। बाउमन संपुट के बाद जो मोटी वाली धमनिका होती है, बाउमन संपुट की धमनिका होती है, वो क्या करती है, वो चयन करती है कौन सा मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है। तो जो तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वो क्या है, पोषक तत्व है। तो उसको क्या करती है, वो चयन कर लेती है। जैसे आपको चुनना होता है कि हम जीवन में अपने क्या करेंगे, तो हम उसे हमें लाभ होगा और किस चीज़ से हमें हानि पहुंचेगी, उसी प्रकार से ये क्या करती है, चयन करती है, चयन करके उसको अवशोषित कर लेती है पोषक तत्वों को, और बाकी चीज़ों को जो बची हुई वेस्ट चीज़ें रहती हैं वो क्या करती हैं, वो आगे उसको ट्रांसफ़र कर देती है, बढ़ा देती है। उसके बाद श्रावण में क्या होता है कि जब आगे बढ़ गया तो अब उसमें क्या बचा है, यूरिन के रूप में वो बदलता रहेगा क्योंकि उसमें पूरा वेस्ट प्रोडक्ट ही है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आगे जाके वो संग्राहक नलिका से उसका श्रावण होगा, वो क्या कहाँ चला जाएगा, मूत्र वाहिनी में चला जाएगा और मूत्र मार्ग से बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र। हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, और हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताती हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि आपके लिए कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिला सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। पहला जो शॉर्ट में पूछा जाएगा आपके लिए वो जैसे हो गया, उत्सर्जन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था उत्सर्जन क्या होता है। उसके बाद वृक्क की परिभाषा लिखिए। तो जो वृक्क होता है यानी कि किडनी होती है, इसको भी मैंने बताया था क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, चित्र के द्वारा समझाइए। अब ये जो आपका है ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। किस में आता है, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में आता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये आएगा। अब दूसरा क्या हो गया, चौथा नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। वृक्क की इकाई किसे कहते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक वृक्क नलिका को चित्र के माध्यम से समझाइए। अब ये क्या है, ये जो आज हमने पढ़ा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये उससे संबंधित है। अगर ये प्रश्न आ गया आपके पेपर में
तो आपको वही वाली संरचना बनानी पड़ेगी जो हमने आज पढ़ा था, एक वृक्क नलिका। तो ये रहे आपके लिए ज़रूरी प्रश्न कुछ जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। आगे हम कल देखेंगे हमें आगे क्या पढ़ना है। धन्यवाद।